जी अस्सलाम वालेकुम। P1 प्योर मैथमेटिक्स 1 वेरिएंट 2 फरवरी मार्च 2022 कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एएस एंड ए लेवल का पेपर हम शुरू करने जा रहे हैं। आज हम इसे कंप्लीट करेंगे, मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है अ कर्व विद इक्वेशन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज सच दैट डिफरेंशियल ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x एंड सो ऑन। इट इज़ गिवन दैट ये हमें लिमिट दी हुई है फंक्शन ऑफ 8 इज इक्वल टू 5। मीन के x की वैल्यू हमारे पास यहाँ x की वैल्यू हमारे पास 8 है और y की वैल्यू हमारे पास 5 है। ये हमें बाउंड्री वैल्यूज दी हुई हैं, ये आगे जाकर हमें काम आएंगी। देखते हैं कि ये हमारे पास फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ एक्स दिया हुआ है 2x होल रेज़ टू पावर -1/3 -x 1/3। अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ एफ ऑफ एक्स का मतलब ये है कि ये डिफरेंशियल है dy ओवर d ऑफ x है, यानी फंक्शन का ये इसे y कह लें या फंक्शन ऑफ x का डिफरेंशियल कह लें। तो इसको हमने मीन के हमने फंक्शन ऑफ एक्स निकालना है। इसे सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि इसका हमने डिफरेंशियल ख़त्म करना है। तो पहले हम वेरिएबल सेपरेट करते हैं, तो डी ऑफ एक्स को उधर ले जाते हैं क्योंकि हमारे पास से एक्स उस तरफ है और एफ ऑफ एक्स का मतलब वाई है, ये मीन के वाई इस तरफ है। तो दोनों तरफ हम उसके बाद इंटीग्रल अप्लाई कर दिया। इंटीग्रल और डिफरेंशियल एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं, एफ ऑफ एक्स रह गया और इंटीग्रल इधर हमने सेपरेट ले लिया दोनों का। पावर फार्मूला लगा दिया, -1/3 में +1 कर दिया और वही चीज़ हमने डिवाइड कर दी एंड सो ऑन। प्लस सी इंटीग्रल का कांस्टेंट होता है और इसी को निकालने के लिए ऊपर हमें ये लिमिट्स दी हुई हैं, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 4। यहाँ आप ये देखें कि इधर हमारे पास y है, y कह लें या एफ ऑफ एक्स कह लें। तो x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू हमारे पास 5 है। अगर मैं इधर एफ ऑफ एक्स यानी y के बदले, इसे हम y भी कह सकते हैं, इसके बदले अगर हम 5 पुट कर दें और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 8 पुट कर दें और इसको सॉल्व करें तो हमारे पास c की वैल्यू निकल आती है। ये c की वैल्यू दोबारा इसको जहाँ हमारे पास ये इंटीग्रेट हो चुका था और कांस्टेंट आ गया था इंटीग्रल कांस्टेंट, वहाँ आप इंटीग्रल कांस्टेंट 5 पुट कर दें। पुट इन इक्वेशन है, इसको हमने a कह दिया था। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व कर दिया, मतलब कि एफ ऑफ एक्स हमने फाइंड आउट करके उसे दे दिया। ये हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 है अ कर्व हैज इक्वेशन दिस। एक कर्व है, इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू x² प्लस 2cx प्लस 4 है, यानी इसका आप अगर कर्व बनाएंगे तो ये एक पैराबोला टाइप हमारे पास कर्व बनेगा। ये ओपन अपवर्ड होगा और एंड द स्ट्रेट लाइन, ये क्योंकि पावर इसकी 1 है तो ये डेफिनेट एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये कर्व है क्योंकि स्क्वायर है तो ये कर्व बनेगा। ये स्ट्रेट लाइन और कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं दो पॉइंट्स पर। तो वो कह रहा है वेयर c इज अ कांस्टेंट, एक c कांस्टेंट वैल्यूज है। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ c की वो वैल्यूज निकालें फॉर विच द कर्व एंड द लाइन इंटरसेक्ट एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, जहां ये कर्व और लाइन दोनों एक दूसरे को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स सपोज a और b पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो सिंपल, जहां ये इंटरसेक्ट करते हैं वहां लाइन और कर्व दोनों यूनिक एक जगह पे एक हो जाते हैं। जब इक्वल हो जाते हैं, यानी ये लाइन का पॉइंट और कर्व का पॉइंट यहाँ एक हो गया है, इक्वल हो गया, तो हम इनको लाइन को और कर्व को दोनों को इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट करने के बाद इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। आप देखें ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो एक्स स्क्वायर के क्वेश्चन को हम ए कह देते हैं, एक्स के क्वेश्चन को हम बी कह देते हैं और ये जितना भी कांस्टेंट बचा हुआ है हमारे पास इसको हम सी कह देते हैं। अगर एक यानी कि लाइन हो और कर्व हो, अगर टच एक पॉइंट पर कर रहा हो तो इसका मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास b² -4ac ये 0 होगा। अगर हमारा ये कर्व ऊपर चले जाए लाइन के तो हमारे पास ये डिस्क्रिमिनेंट यानी b² -4ac ये ग्रेटर देन 0 हो जाता है, सॉरी लेस देन 0 हो जाता है।
और अगर ये कर्व हमारा इस तरह से ये इंटरसेक्ट करे, नीचे से आकर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, तो फिर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac ये हमारा ग्रेटर देन 0 हो जाता है। तो वो कहते थे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली फिर हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है, ये जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो बी की वैल्यू हमारे पास 2c माइनस 4 है, यहाँ पुट कर दी। ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, सी की वैल्यू हमारे पास ये है, ये हमने तमाम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी ए बी सी की जगह। तो इसको सिंपली हम सॉल्व करते हैं। ये स्क्वायर है, स्क्वायर इसका ओपन कर दिया हमने, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये 16 कैंसिल हो रहा है दूसरे के साथ, यहाँ से आप 4c कॉमन ले लें। अब ये देखें कि ये एक फैक्टर हमारे पास बनता है। अब c की वैल्यू और ये दोनों, अब देखें कि या तो c माइनस 3 इक्वल टू 0 करके देखें और c इज इक्वल टू 0 करके देखें। c इज इक्वल टू 3, c ज़ाहिर है एक 3 आया तो 3 बाद में आएगा और 0 पहले आएगा। तो यहाँ तो 0 से नीचे ये ग्रेटर देन 0 डिस्क्रिमिनेंट तब होगा जब ग्रेटर इससे नीचे रहें, तो ये यानी कि इससे कम आगे जाएंगे तो ये लेस देन 0 होना शुरू हो जाएगा। तो इससे आगे जाएंगे तो ये 3 से ग्रेटर होना शुरू हो जाएगा। तो यानी 3 से लेस देन इस तरह है और 0 से लेस देन इस तरफ है, और 0 से अगर आप आगे जाएंगे तो ग्रेटर देन 0 होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप 3 से ग्रेटर होना चाहते हैं तो इस तरफ, 3 से लेस होना चाहते हैं इस तरफ, यानी ये ग्रेटर देन 0 तभी होगा जब हम c की वैल्यू 3 से बड़ी रखेंगे या 0 से छोटी रखेंगे, तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। आप देखें अगर यहाँ मैं -1 रखता हूँ, यहाँ भी -1 रखता हूँ, यानी लेस देन 0 वैल्यू रखता हूँ, तो ये -4 और -1 मिलकर ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अगर मैं 3 से बड़ी वैल्यू रखता हूँ यानी 4 रखता हूँ तो ये पॉजिटिव, यहाँ भी 4 रखता हूँ तो ये भी पॉजिटिव, तमाम पॉजिटिव वैल्यू मल्टीप्लाई हुई तो पॉजिटिव रहेगा। तो ये एक कंडीशन होती है। तो c लेस देन 0 और c ग्रेटर देन 3, तो ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर ये कंडीशन थी c की जो हमने फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंशन। ये एक हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर इसकी हम करें तो इसकी एक्सपेंशन के अंदर एक टर्म ऐसी आएगी जिसमें x होगा ही नहीं, यानी x की पावर 0 होगी, यानी उसको आप इंडिपेंडेंट ऑफ x कह सकते हैं। तो जनरल फार्मूला है, कोई भी टर्म निकालने के लिए जनरल फार्मूला होता है TR+1, यानी ये जनरल टर्म है NCX AN-RB ऑफ R। a हमारे पास ये फर्स्ट वैल्यू हो जाती है, a की वैल्यू हमारे पास 3x है और b की वैल्यू 2/x² है और n हमारे पास 6 है। ये तमाम वैल्यूज़ हम n की जगह पुट कर दें तो r हम जनरलाइज कर देते हैं और x से नीचे स्क्वायर है तो ये ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। तो आप देखें यहाँ x की वैल्यू है नेगेटिव और यहाँ x की वैल्यू 6 - r, ये दोनों अगर हम ऐड कर दें तो 6 - r -2r ये बनती है हमारी x की वैल्यू एक्सपोनेंट। और ये हमें तो चाहिए वो टर्म जिसमें x 0 हो, जिसमें x की पावर 0 हो। तो ये तमाम x की जो एक्सपोनेंट्स हैं इनकी पावर जो है वो इकट्ठी कर दें तो ये बनती है, यानी x की पावर एक 6 - r बनती है, x की पावर से मल्टीप्लाई होती है, ये -2r है। तो ये -2r और 6 - r ये कंबाइन कर दें तो 6 - r -2r, और ये हमारा 0 होना चाहिए क्योंकि हमें x की ऐसी टर्म चाहिए, हमें इसकी एक्सपेंशन की एक ऐसी टर्म चाहिए जिसमें x हो ही ना, यानी उसकी एक्सपोनेंट 0 हो। तो ये आप जब इसे सॉल्व करते हैं तो ये 6 - 3r बन जाता है, तो यानी कि x - 3r = 0। आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। तो r = 2 आ गया। ये r = 2 का मतलब ये है कि r की वैल्यू अगर हम 2 इसमें पुट करते हैं, 2 और 2, ये 2 2 4 हो गई, ये 2 ये -6 और +6 बन के 0 हो जाता है। तो ये एक्सपोनेंट हमारा x का 0 हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ हमारे पास r है वहाँ 2 पुट कर दें तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। आप देखें इसमें x है ही नहीं, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ x है।
इसका क्वेश्चन नंबर 3 का हम बी पार्ट देखते हैं कि उसने मेन स्टेटमेंट है कि वो टर्म निकालें जिसमें इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो, यानी एक्स की पावर 0 हो। आप ये देखें दोनों का मल्टीपल, इसको इस तरह से आप एक्सपेंड भी करें और इसको मल्टीप्लाई भी करें और फिर वो टर्म निकालें जिसमें एक्स की पावर 0 आती है, यानी आप देखें एक्स है नहीं, मतलब कि एक्स की पावर 0 है यानी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। तो ये निकालने के लिए आप देखें, अगर इतना हम इसको एक्सपेंड करने लगें और फिर ये बनती है तकरीबन 7 टर्म्स बनेंगी। 7 टर्म्स को अगर आप इन 2 टर्म्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तकरीबन 14 टर्म्स बन जाएंगी। तो इस तरह से इसकी एक्सपेंशन काफ़ी मुश्किल हो जाएगी, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो हम क्या ट्रिक यूज़ करते हैं, अब ये देखें कि ये आपने वैल्यू यहाँ लिख दी, आपको चाहिए 1 ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जो ये भी कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स से ही मल्टीप्लाई होनी चाहिए। यहाँ एक इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हमारे पास टर्म होनी चाहिए जो हम निकाल चुके हैं। अब ये टर्म आप यहाँ लिख दें। अब ये एक ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई होनी चाहिए जो ये पॉजिटिव एक्स है तो ये नेगेटिव एक्स हो, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएं और फिर जो वैल्यू आए वो भी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगी। तो असल में हमें अब वो टर्म निकालनी है जिसमें एक्स की पावर -3 हो। देखिए वही जनरल टर्म का फार्मूला है NCR A(n-R) B ऑफ R। यहाँ A हमारे पास 3x है, B हमारे पास ये है, N हमारे पास 6 है। मगर अब यहाँ इसको आप यही पूरी स्टेटमेंट जो आप ये देखें कि x की पावर यहाँ इसको ऊपर ले जाएं तो ये बन जाती है हमारे पास 6 - R, और इसको ऊपर आ जाएगी -2R बन जाएगी, ये -3R बन जाता है, 6 - 3R। अब 6 - 3R ये हमारे पास अब 0 नहीं, पहले हमने इसको 0 के इक्वल रखा था, अब हम 6 - 3R को -3 के इक्वल रखते हैं। हम चाहते हैं हमें एक ऐसी x की पावर मिले जो x रेज़ टू पावर -3 हो, यानी इसको आप ऊपर ले जाए तो -3 हो जाएगी। तो पॉजिटिव 3 -3 से मल्टीप्लाई होकर वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बन जाएगी। तो यानी अब पहले इसको 0 की इक्वल रखा था, अब -3 के इक्वल हमें चाहिए, तो यहाँ से R जो निकलेगा वो 3 निकलेगा। अब यहाँ 3 आप दोबारा पुट कर दें, आप देखें कि आपके पास ये जो नेक्स्ट टर्म आई है वो ये आई। अब ये टर्म यहाँ होनी चाहिए, यानी ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो x रेज़ टू पावर 3, तो x रेज़ टू पावर -3 से मल्टीप्लाई हो, तभी ये इंडिपेंडेंट ऑफ x बनेगा। आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एक। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ x हमारे पास एक टर्म आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, द फर्स्ट टर्म of geometric progression and the first term of an arithmetical progression are both equal, यानी आप इक्वल टू ए, यानी ये है कि ये एक जीपी सीरीज़ भी दी हुई है और एपी सीरीज़ भी दी हुई है। जीपी सीरीज़ ये होती है कि हर नेक्स्ट टर्म किसी कांस्टेंट रेशो से, एक कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई होकर आती है, और जो एपी होती है वो किसी कांस्टेंट नंबर के एडिशन से आती है। मतलब ये फर्स्ट टर्म है तो ये कांस्टेंट रेशियो से मल्टीप्लाई होकर नेक्स्ट आएगी। ये आर हमारे पास एक कॉमन रेशियो है उससे मल्टीप्लाई होकर आती है, और जो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है वो कांस्टेंट नंबर के एडिशन से आती है। यानी ये फर्स्ट नंबर है, इस पर एक डी ऐड हुआ, नेक्स्ट टाइम फर्दर डी ऐड हुआ और एंड सो ऑन। तो ये कहता है फर्स्ट टर्म दोनों ए पी और जी पी की दोनों इक्वल टू ए हैं, हमने दोनों को इक्वल टू ए कर दिया। थर्ड टर्म इसकी जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की 1 2 3, ये थर्ड टर्म है। अब ये थर्ड टर्म होगी, ये इज इक्वल टू द सेकंड टर्म, ये 1 2 ये सेकंड टर्म के इक्वल है, तो इसको सेकंड टर्म के इक्वल कर दिया ऑफ द अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। द फर्स्ट टर्म ऑफ द फिफ्थ टर्म ऑफ द जीपी प्रोग्रेशन। फिफ्थ टर्म अगर आप ये देखें, ये थर्ड टर्म है तो इसका पावर थर्ड है तो एक कम 2 है। अगर फिफ्थ की बात करें तो ये एक कम यानी कि 4 होगा इसकी पावर, यानी जितनी टर्म हो उसकी एक एक्सपोनेंट कम कर दें तो उतनी टर्म बन जाती है। और इसी तरीके से ये इज इक्वल टू द सिक्स्थ टर्म, इसकी अगर ये थर्ड टर्म है तो इसका यहाँ 2 है, यानी 3 के बजाय 2 है, तो अगर सिक्स्थ टर्म है तो यहाँ फिर 5 होगा, तो ये 5 टर्म a + 5d, a +
आगे जाकर इसकी सिक्स टर्म जो होगी ए प्लस 5d, ये इसकी फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म ये आपस में इक्वल है। अब ये देखें कि यहाँ से अगर आर की वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू मैं निकालूँ ए प्लस डी, ये को उधर जाकर आप डिवाइड कर दें तो ये पूरी की पूरी आप वैल्यू इसमें पुट कर दें और इसको सिंपली आप सॉल्व करें, ये कैंसिलेशन हो जाएगी। तो डी की दो वैल्यूज निकलती है, एक डी इज इक्वल टू 0, एक डी इज इक्वल टू 3a है। अब देखो वो आगे जाकर कहता है कि गिवन दैट द टर्म आर ऑल पॉजिटिव एंड नॉट ऑल इक्वल, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन इन टर्म ऑफ ए। तो हमने फिर इसका सम अप टू 20th टर्म तक निकालना है। देखें सम अप टू n टर्म निकालने का फार्मूला होता है हमारे पास n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये होता है हमारे पास सम अप टू nth टर्म निकालने का फार्मूला। अब जहाँ जहाँ हमारे पास n है अब 20 लगा दें आप, क्योंकि 20 टर्म तक हमने निकालना है, वहाँ 20 लगा दिया हमने। और d जो है d 0 हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि अगर हमने 0 लगा दिया यहाँ तो ये सारी ही टर्म्स इक्वल हो जाएंगी। तो वो कहता है कि वो जो नॉट ऑल इक्वल, ये टर्म्स जो हैं इक्वल नहीं है, तो लिहाजा हम ये इग्नोर कर देंगे और d इज इक्वल टू 3a ले लेंगे। यहाँ जहाँ d है ये हमारे पास d डैश कर देते हैं, क्योंकि ये भी d है। तो d जो है हमारे पास से आप 3a यहाँ हम पुट कर देते हैं। तो ये नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। या देखें हमने किया कि जहाँ जहाँ d है वहाँ 3a पुट कर देते हैं। आप 3a यहाँ जब पुट करेंगे आप d की जगह, और ये 20 में से 1 माइनस कर देंगे तो 19 रह जाएगा। 20 को 19 से मल्टीप्लाई कर दें एंड सो ऑन, सिंपली इसको सॉल्व किया तो 20th टर्म तक सम जो है 519a हमारे पास ये निकल आता है। आइए आप फिफ्थ, ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। फिफ्थ क्वेश्चन ये है, इसका ए पार्ट है एक्सप्रेशन 2x² माइनस 8x प्लस 14 इन द फॉर्म ऑफ दिस। ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर की फॉर्म में इसको ने लिखा है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर की फॉर्म में लिखने का तरीका ये है कि x² का जो कोफिशिएंट होता है उसको कॉमन ले लें आप, ये कॉमन आ गया। और उसके बाद जो x का कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट आप देखें कि 4 है, इसका हाफ करें तो 2 बनता है। हाफ करने के बाद जो वैल्यू बनती है उसका आप स्क्वायर कर दें। ये स्क्वायर आपने यहाँ प्लस भी करना होता है और माइनस भी करना होता है, और प्लस वाला हिस्सा आप इधर लिखना है, माइनस वाला उधर लिखना है। ये कंप्लीट स्क्वायर ही होता है। आपने इसके जो स्क्वायर की वैल्यूज हैं, x के ऊपर स्क्वायर है, 2 के ऊपर स्क्वायर है, सिर्फ x और 2 को लिखना है जिनके ऊपर स्क्वायर है, और साइन आपका ने इसका लेना है जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, और वो कंप्लीट स्क्वायर बना दें। और ये 4 बनता है, ये 7 4 और 7, ये नेगेटिव 4 और 7, ये हमारे पास 3 बन जाता है। तो आप ये देखें ये वही फॉर्म आ गई। इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास असल में यहाँ तक ये फॉर्म हमारी ये कंप्लीट हो जाती है। यहाँ ये फॉर्म हमने बनानी थी, तो ये हमने एक फॉर्म उसकी बना दी। तो इसे कंपेयर करें तो a की वैल्यू 2 बनती है, b की वैल्यू 3 बनती है। आइए आप इसकी b पार्ट की तरफ चलते हैं। And describe fully the sequence of the transformation that map the graph y is equal to f of x onto the graph of y is equal to g of x, making clear the order in which the transformation are applied। देखिए f of x का फंक्शन ये दिया हुआ, g of x का ये दिया हुआ। g of x का जो है हम पहले से इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट कर चुके हैं। आप यहाँ ये देखें कि a की वैल्यू हमारे पास 2 है और b की वैल्यू हमारे पास 3 है, और जो x में से माइनस हो रहा होता है वो आपने यहाँ लिखना होता है, जो यहाँ प्लस हो रहा होता है स्क्वायर के अंदर प्लस हो रहा होता है वो यहाँ लिखना होता है। ये ए बी हमारे पास आ गए। ये ट्रांसफॉर्मेशन आप डिफाइन इस तरह करते हैं कि ये जो ए के सामने लिखा हुआ है उतना ये 2 यूनिट टू द राइट, ये राइट की तरफ ये हमारा ग्राफ शिफ्ट हो जाता है, और ये अपवर्ड शिफ्ट होता है, वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ये अगर पॉजिटिव है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन 3 यूनिट टू द अप, ये अप, अगर ये नेगेटिव हो तो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरीके से ये नेगेटिव हो तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, अगर ये पॉजिटिव है तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और ये बाहर जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है ये वर्टिकल स्ट्रेच विद द स्ट्रेच फैक्टर 2, ये वर्टिकल स्ट्रेच फैक्टर होता है हमारे पास।
तो ये हमारे पास ट्रांसलेशन स्ट्रेच अलोंग द वाई एक्सिस, वाई डायरेक्शन में हमारे पास ये एक स्ट्रेच फैक्टर होता है। तो इसको कंपेयर करना होता है हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर के साथ। ये ग्राफ था हमारा, ये एक्स स्क्वायर को अगर इसके साथ आप देखें कि एक्स स्क्वायर में से ए माइनस हुआ है तो ये ए, इसके कंप्लीट स्क्वायर में बी प्लस हुआ है तो आप ये बी यहाँ आ गए। तो ए और बी का मतलब यहाँ क्या बना, ट्रांसलेशन 2 यूनिट टू द राइट, ये 2 यूनिट टू द राइट है, ट्रांसलेशन 3 यूनिट टू द अप, ये ट्रांसलेशन 3 यूनिट टू द अप है। और वर्टिकल स्ट्रेच फैक्टर जो है, ये होल जो मल्टीप्लाई होता है ये वर्टिकल स्ट्रेच फैक्टर होता है हमारे पास, ये स्ट्रेच फैक्टर हमारे पास 2 है। ये एक सर्कल दिया हुआ है और एक लाइन है, इसको इंटरसेक्ट करती है। इक्वेशन ऑफ द सर्कल भी गिवन है और जो इंटरसेक्ट करती है वो भी गिवन है। ये लाइन सर्कल को ए और बी पर इंटरसेक्ट करती है, वो ए और बी के हमने कोऑर्डिनेट निकालने हैं। 10 देखिए क्वेश्चन क्या है, द सर्कल विद द इक्वेशन, ये सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, एंड द स्ट्रेट लाइन विद द इक्वेशन दिस, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी हुई है शोन इन द डायग्राम। द लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट ए एंड बी, जो लाइन है ए और बी पर इंटरसेक्ट करती है, एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज एट सी, और सेंटर ऑफ द सर्कल हमारा सी पर है। फाइंड बाई क्वेश्चन पार्ट 1 है, फाइंड बाई कैलकुलेशन द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी, ए और बी के हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने, यानी ये जहाँ एक दूसरे को मीट करती है उसकी निकालने का तरीका ये होता है, जहाँ ये एक दूसरे को मीट करते हैं तो दोनों को इक्वेट कर दें, यानी y की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ 3x माइनस 20 हमने पुट कर दिया, इस जगह पर हमने इसकी वैल्यू ये पुट कर दी। और ऊपर कंप्लीट ऊपर स्क्वायर है तो -20 -20 और -2 -22 बन जाता है। और इसका भी स्क्वायर को एक्सपेंड कर दिया, इसके भी स्क्वायर को एक्सपेंड कर दिया और सिंपल किया तो कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन बन जाती है। इस कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज किया तो हमारे पास x की वैल्यू 8 आती है, x की वैल्यू 5 आती है। x की वैल्यू 8 जब हम इस y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसमें पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। और x की वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू 5 जब हम यहाँ पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। और दोनों हमारे पास ये देखिए y की वैल्यू 4 आती है जब x 8 पुट करते हैं, और y की वैल्यू -5 आती है जब x 5 पुट करते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ जाते हैं, b के ये आ जाते हैं और a के हमारे पास ये आ जाते हैं। तो ये हमारे पास एक a और b के उसने कोऑर्डिनेट कहा था निकालने के लिए, वो हमने फाइंड आउट कर दिए। हाँ, इसके b पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच हैज़ इट्स सेंटर एट सी एंड फॉर विच द लाइन विद इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x माइनस 20 इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। देखें पीछे हमें ये सर्कल दिया हुआ है और एक ये इसका सेंटर भी दिया हुआ है। सेंटर आप देखेंगे पीछे जो x में से लेस हो रहा है 1, और इसका देखें कि इसको हम सेंटर निकालने का तरीका क्या है कि आप x से -1 कर दें, x में से जो माइनस हो रहा होता है और जो y में से माइनस हो रहा होता है वो सेंटर होता है। यहाँ x एक सेंटर, x के कोऑर्डिनेट -1 है और y के -2 हैं, यानी सेंटर के कोऑर्डिनेट ये हैं। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ये हैं और वो कहता है कि यहाँ से एक आप सर्कल बनाएं जो इस लाइन पर टेंजेंट हो, यानी ये लाइन जो है एक नए सर्कल पर टेंजेंट बनाए। तो ये सेंटर का सर्कल ये भी वही है, बिगर सर्कल का सेंटर भी ये और स्मॉलर सर्कल का भी सेंटर यही है। तो अब सेंटर तो यही होगा इसका, यानी x -1 कर दें और प्लस y -2 कर दें, होल स्क्वायर। और रेडियस की बात होगी, रेडियस क्या होना चाहिए, ये रेडियस वो होगा जो यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का निकालने का तरीका ये है कि लाइन भी जब दी हो आपके पास और पॉइंट भी दिया हो, उस पॉइंट से यहाँ तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ही रेडियस है हमारे पास। वो निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं, वो निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। आप ये देखें कि हमारे पास ये लाइन दी हुई है,
लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू 3x माइनस 20 और जो कोऑर्डिनेट्स उसने दिया हुआ है हमें पास है सेंटर के वो -1 और -2 है। तो आप ये लाइन दी होती है, ये लाइन आपने देखें कि इसको इस तरफ ले आए तो ये पूरी एक लाइन बन जाती है। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप x की वैल्यू पुट कर दें। एक बनती है ये ऑलरेडी माइनस हो रहा था तो ये पॉजिटिव ही है, ये पॉजिटिव है। तो जहाँ जहाँ हमारे पास x और y की वैल्यूज हैं, x की वैल्यू आप यहाँ x की जगह और y की वैल्यू y की जगह पुट कर दें, c की वैल्यू भी पुट कर दें। आप c की वैल्यू आप ये देखें यहाँ 20 दी हुई है सिंपली, और नीचे आपने ए स्केयर प्लस बी स्केयर करना होता है। यहाँ ये a की वैल्यू है और यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है। ये आपके पास -1 या +1 की बात है क्योंकि हमने स्क्वायर ले लेना है। तो आप इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट करेंगे तो इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो आपका 25/10 आ जाता है। इक्वेशन ऑफ द सर्कल हमारे पास अब क्योंकि रेडियस आ चुके हैं हमारे पास, इस रेडियस को आप इस इक्वेशन में लगा दें क्योंकि सेंटर हमारे पास ये था a + b इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये आपके पास a की वैल्यू, ये b की वैल्यू है और रेडियस आपके पास जो यहाँ आ चुका है वो रेडियस की वैल्यू भी यहाँ पुट कर दें। सिंपली इसको आप सॉल्व करें तो ये इक्वेशन ऑफ द सर्कल वो आ जाएगी आपके पास जिसका सेंटर तो वही है मगर जो गिवन लाइन थी जो वो टेंजेंट बन चुकी है अब न्यू सर्कल की। आए आप हमने क्वेश्चन नंबर किया है 6, अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। शो दैट ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की एक इक्वेशन दी हुई है। तो हमने इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। ये इसका एक लेफ्ट हैंड साइड हम ले देते हैं तो सिंपली इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होगी। a - b और a + b का फार्मूला लगा दिया, ऊपर वाले की एक्सपेंशन करने के बाद जितने भी ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर हैं वो उनको इकट्ठे कर लिया हमने। ये 2 कॉमन ले लिया क्योंकि ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दोनों के साथ 2 है तो 2 कॉमन ले लिया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हमारे पास इक्वल टू 1 होता है और ये 5 है, ये -5 और +5 ये वैसे कैंसिल हो जाते हैं यहाँ से। तो ये 2 आ जाते हैं हमारे पास और यहाँ से भी आप ये देखें कि यहाँ से भी 2 आ जाएगा तो ये 2 एक यहाँ से बचता है, ये भी 1 हो जाता है तो यहाँ से भी एक 2 हमारे पास, ये एक 2 ये एक ये 2, ये दोनों 2 मिलके हमारे पास 4 बन जाते हैं। और आप ये देखेंगे कि नीचे क्या चल रहा है, ये cos थीटा होल स्क्वायर -2 sin थीटा होल स्क्वायर है। तो आप इसका स्क्वायर ओपन करें तो साइन स्क्वायर जो होता है, क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर तो है नहीं कि साइन स्क्वायर को हमने ख़त्म करना है तो साइन स्क्वायर को 1 - cos स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि हमारे पास साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा के। तो इसकी जगह हम 1 - cos स्क्वायर थीटा लगा देते हैं, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप देखें ये चीज़ आ गई हमारे पास, ये राइट हैंड साइड आ गई और ये आप देखें कि ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई। इसका भी पार्ट है हेंस सॉल्व द इक्वेशन दिस इक्वल टू 5। अब इस पूरे को पार्ट ए में आपने सॉल्व किया था इसके इक्वल, अब वो इसके इक्वल हम ये जानते हैं कि सारा इसके इक्वल है और फर्दर वो कह रहा है कि ये 5 के इक्वल, ये उसने हमें हिंट दे दिया है कि इसकी वैल्यू दे दी है कि ये अब 5 के इक्वल है। तो ये फर्दर हमने ये जो इक्वेट फाइंड आउट किया था उसको फर्दर हमने 5 के इक्वल करके सिंपली इसको सॉल्व करना शुरू कर दिया। तो ये इधर डिवाइड हो रहा होता है जाकर मल्टीप्लाई होगा, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया एंड सो ऑन। cos स्क्वायर इसके इक्वल आ गया और स्क्वायर रूट दोनों तरफ लेने से स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस माइनस आता है। तो थीटा की वैल्यू कहता था कि थीटा निकालना है, सॉल्व करने का मतलब यही होता है कि एंगल की वैल्यू निकालना है। एंगल की वैल्यू हमने 0 to 180 तक निकालनी है। तो थीटा इसको कॉस को उधर ले जाए, कॉस इनवर्स हो जाएगा। थीटे की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट करने से जो आती है वो ये 2 वैल्यूज आती है जो कि बिटवीन है इसके और इसके। बाकी ये जो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यूज आती है इसको हम इग्नोर कर देंगे। अगर उसने ये 360 तक कहा होता तो हम ये बी वैल्यूज लेते हैं
तो इस तरीके से आपके पास फर्दर हमारे पास और भी वैल्यूज आती। तो 2 पॉजिटिव की वजह से आती, 2 नेगेटिव की वजह से आती, तो ये 4 वैल्यूज हो जानी थी। अगर 360 तक होती तो 180 तक है, तो ये पॉजिटिव मतलब कि ये 1 to 180 तक जो बनती हैं वैल्यूज वो हमने यहाँ लिख दी। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये हमें डायग्राम दी हुई है, एक सर्कल है और पैरेलल टू द एक्स एक्सिस ए बी की लाइन है। ए और बी के हमने कोऑर्डिनेट निकालने हैं, जबकि इस सर्कल की इक्वेशन हमें दी हुई है। द डायग्राम शोज द सर्कल विद इक्वेशन दिस, ये एक सर्कल है जिसकी इक्वेशन ये है। कॉर्ड ए बी एक कॉर्ड है हमारे पास ऑफ द सर्कल इंटरसेक्ट द पॉजिटिव वाई एक्सिस, जो पॉजिटिव वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, यानी यहाँ से भी कर सकता था, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। एंड इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के। फाइंड बाय कैलकुलेशन द कोऑर्डिनेट ऑफ ए और बी के हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। देखें ये कॉर्ड और ये सर्कल जहाँ इक्वेट होते हैं वहीं पे इंटरसेक्ट करते हैं और ये कोऑर्डिनेट्स बनते हैं। तो ऐसा ही है, हम इसके वाई इंटरसेप्ट अगर निकालना चाहते हैं कि वाई को ये कहाँ का इंटरसेप्ट करते हैं, तो टू फाइंड वाई इंटरसेप्ट पुट एक्स इज इक्वल टू 0, हम इसमें एक्स 0 पुट कर देते हैं। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हमने 0 पुट कर दिया, तो वाई के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ये निकला है। अब ये वाई के कोऑर्डिनेट्स हैं, अब वाई यहाँ से 2 तक है तो एक्स यहाँ 0 है, ये ए के कोऑर्डिनेट निकल आते हैं। अगर बी के निकालना चाहते हैं तो हम जहाँ अब इसकी जगह हम अगर जहाँ जहाँ वाई है वहाँ अगर आप 2 पुट कर दें तो 2 पुट करने से आपके पास x की वैल्यू 4 आ जाती है, 0 और 4। अब ये देखें, ये चाहे आप x की जगह x की वैल्यू +-2 आती है इसकी, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, आप चाहे यहाँ प्लस या नेगेटिव जो भी पुट करें तो बनना उसने पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव बन के 4 बन के उधर जाएगा, तो ये 4 रह जाएगा, 8 में से 4 निकल जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट लेने से +- आती है, x की वैल्यू 0 और 4 आती है। अब जब y की वैल्यू +-2 है, x की वैल्यू 0 और 4 है, तो जब हम यहाँ 0 लगाएंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू हमने लेनी ही नहीं है, नेगेटिव वैल्यू हमने y की लेनी नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है कि ये इंटरसेक्ट करता है पॉजिटिव y एक्सिस को। तो नेगेटिव y एक्सिस को नहीं, हमने पॉजिटिव y एक्सिस लेनी है। हम इसकी वैल्यू y = 2 लेते हैं और y = 2 ही यहाँ पुट करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव पुट करने से भी कोई इफेक्ट तो आता नहीं है क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। तो अब x की वैल्यू हमारे पास 0 और 4 निकलती है, यानी एक x की वैल्यू 0 और y 2, और इसी तरह से x की वैल्यू 4 और y 2, ये 2 कोऑर्डिनेट्स निकल आते हैं। ये जो हमारे पास x की वैल्यू पहले आई है, ये क्योंकि 0 के ऊपर है, यहाँ x कोऑर्डिनेट हमारा 0 है तो ये a बनेगा। ये बाद में जो आया है x की वैल्यू ट्रेवल करके ये 4 बन गया, तो ये हमारा ज़ाहिर है b कोऑर्डिनेट्स बन लेंगे। तो ये हमारे पास a और b के इसके कोऑर्डिनेट्स निकल आते हैं। फाइंड द बी पार्ट है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रेवोल्यूशन व्हेन द शेडेड segment bounded by the circle and the chord AB is rotated through 360 about the x-axis। देखिए इसका मतलब क्या है, तो क्या कह रहा है कि ये एक कॉर्ड और सर्कल के बिटवीन जो शेडेड रीजन बाउंड हो रहा है, इसको रोटेट करना है आपने 360 पर अबाउट द एक्स-एक्सिस। ये एक्स-एक्सिस है, इसके अबाउट आपने इसको रोटेट करना है। जब ये रोटेट होगा तो आप ये देखें कि ये पूरा रोटेट होकर इस तरफ आएगा, ये भी रोटेट होगा और ये सारे का सारा ये भी रोटेट होकर इस तरह से ये यहाँ आ जाएगा, ये भी रोटेट होगा। अब ये देखें, हमने सिर्फ शेडेड रीजन वाला जो रोटेशन वॉल्यूम है वो फाइंड आउट करना है। तो ये जो अनशेडेड है ये माइनस करना है, मीन कि हम यहाँ से यहाँ तक ये 2 का है लाइन y = 2, और ये जो
इस कर्व की इक्वेशन है। अब ये हम माइनस कर देंगे और यानी ये वाला एरिया हमने माइनस कर देना है इसमें से रोटेशन के दरमियान। देखें इसका फार्मूला क्या बनता है। हम एक जो ऊपर वाला एरिया है उसको पॉजिटिव रखेंगे, ऊपर वाले कर्व को ऊपर रखेंगे पॉजिटिव रखेंगे और नीचे वाले कर्व को नेगेटिव कर देंगे। और ए टू बी यानी x1 टू x2 x1 टू x2 इसको हम लिमिट लगाकर ये रोटेशन ये जितना भी वॉल्यूम होता है ये निकालने का हमारे पास जो फार्मूला है वो वॉल्यूम निकालने का, ये वॉल्यूम निकालने का फार्मूला यही होता है हमारे पास ए टू बी पाई एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स ये है। ये अगर हम निकालते हैं तो ये टोटल हमारे पास ये अगर ये रोटेट होकर ये टोटल हमारे पास ये आ जाता है, मगर यहाँ से यहाँ तक ये टोटल ही आ जाएगा। अगर हम ये निकालेंगे तो ये कर्व के अंडर सारे का सारा ही रोटेट होकर आ जाएगा, मगर हमें ये वाला एरिया नहीं चाहिए तो ये फिर माइनस कर देंगे हम फंक्शन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, यानी ये फंक्शन 1 है ये फंक्शन 2 है, इस फंक्शन की वैल्यू इसमें से हम माइनस कर देंगे। ये हमने ऊपर वाले फंक्शन में से नीचे वाला फंक्शन माइनस कर देंगे तो ये वो वाला रह जाएगा जो शेडी रीजन है। तो इसको सिंपली फार्मूला लगाया हमारे पास इस फंक्शन का फार्मूला जो था वो दिया हुआ था उसने x-2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ये x-2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये प्लस वाई स्क्वायर ये दिया हुआ था। और ये हमने और y की वैल्यू हमारे पास ये अब देखें y स्क्वायर की वैल्यू अगर आप निकालें तो 8 माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर बनती है। तो ये आपने वाई स्क्वायर की जगह ये वैल्यू आपने पुट कर दी और लिमिट लगा दी 0 to 4। यहाँ 0 से 4 तक आपने ये लिमिट अप्लाई कर दी है। इसको सिंपल आपने इसी तरीके से 0 to 4 तक आपने इस y2 फंक्शन जो था हमारे पास वो यहाँ से यहाँ तक ये y की वैल्यू ये फंक्शन यहाँ लगा दिया। और सिंपल आप चाहें तो 0 to 4 और पाई कॉमन लेकर एक कंबाइन इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। तो 8 माइनस इसका एक्सपेंड जो स्क्वायर है हमने इसको एक्सपेंड कर दिया और ये -4 आ गया और सिंपली हमने इसको कैंसिलेशन करें सिंप्लीफाई करें और सिंपल पावर फार्मूले से इंटीग्रेट करके हमने 0 to 4 लिमिट लगा दी। लिमिट लगाने का तरीका ये होता है पहले आप ऊपर अपर लिमिट लगाएं और फिर माइनस करके लोअर लिमिट लगाएं। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपने 4 पुट कर दिया है। यहाँ 4 पुट करेंगे तो ये आपके पास 16 2 32 और यहाँ पुट करेंगे 4 तो 4 के ऊपर 3 पावर है तो ये 64 बन जाएगी, नीचे 3 है। तो जब 0 पुट करेंगे ये भी 0 ये भी 0 ये 0 हो जाता है और सिंपली आपने इसे सिंप्लीफाई किया 32/3 ये हमारे पास एक ये वॉल्यूम निकल आता है। आए क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं हम 9 की तरफ जी। क्वेश्चन नंबर 9 है फंक्शन एफ जी एंड एच आर डिफाइंड एज फॉलोज। 3 फंक्शन हमें दिए हुए हैं एफ जी और एच। तो सॉल्व द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है उसको इक्वेट 0 कर देते हैं। ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स का जो फंक्शन है x - 4 x रेज़ टू पावर 1/2 + 1 इसको हम एफ ऑफ एक्स की जगह हम 0 पुट कर देते हैं। तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास 0 की इक्वल आ जाती है। इसमें x की पावर 1 है और x की पावर हाफ है, हाफ 1 से छोटी एक्सपोनेंट है तो इसको इक्वल टू y कर देते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर लेने से तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x आ जाता है। तो x की वैल्यू y स्क्वायर और x रेज़ टू पावर 1/2 की y। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है। इसको सिंपली सॉल्व कर देते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं -b + -b² - 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। यहाँ a हमारे पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो ये हमारे पास a है, ये b है और c है। a b c की वैल्यूज यहाँ सिंपली पुट करते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू ये निकल जाती है। मगर यहाँ y तो हमारे पास सॉल्यूशन जो गिवन इक्वेशन है उसमें है ही नहीं, तो y तो हमारा अपना जनरेट किया हुआ एक वेरिएबल है। तो वापस इसकी वैल्यू जो x रेज़ टू पावर 1/2 है या वापस यहाँ पुट कर देते हैं हम।
एक्स की वैल्यू, वाई इज इक्वल टू वाई की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है तो वाई की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स रख देते हैं। तो आप ये देखेंगे टू जी वाई की वैल्यू हमारे पास ये यहाँ से अगर टू कॉमन है तो अंदर थ्री आ जाता है और यहाँ से टू ऊपर से थ्रू आउट कॉमन आता है तो ये टू से कैंसिल हो जाता है। तो वाई की वैल्यू हमने अंडर रूट ऑफ एक्स रख दी, ये जो हमने लेट की थी, इसको हम अंडर रूट ऑफ एक्स भी कह सकते हैं। तो अब प्लस माइनस में एक एक्स की वैल्यू प्लस एक एक्स की वैल्यू माइनस है, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, स्क्वायर लेकर क्योंकि स्क्वायर रूट है तो दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। तो हमने x को इस फॉर्म में लिखना है, तो अब इसका स्क्वायर हम ओपन अगर करें तो x की एक वैल्यू ये बनती है और x का स्क्वायर यहाँ से ओपन करें x की वैल्यू ये बनती है, तो ये इस फॉर्म में आ जाता है। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट हमारे पास एक मुकम्मल हो जाता है। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। यहाँ given that f of x is equivalent g h of x, find the value of m and n। अब देखें इसको मैंने रीराइट यहाँ किया है, h of x किसके इक्वल है, h of x के इक्वल है, तो ये पूरी वैल्यू यहाँ हमने फंक्शन लगा दिया। g क्या काम करता है, g ये काम करता है कि इसके अंदर जो भी होता है उसका स्केल लेता है, m से मल्टीप्लाई करता है, n प्लस कर देता है। g के अंदर जो भी होता है उसका स्केल लेता है, m से मल्टीप्लाई करता है और प्लस n कर देता है। ये g का एक काम है, इसका एक फंक्शन है। इसके अंदर जो भी वेरिएबल होती है, इसके अंदर जो भी वेरिएबल होता है उसका स्क्वायर करता है, इसके अंदर जो भी वेरिएबल उसका उसने स्क्वायर किया, उसको m से मल्टीप्लाई करता है, उसको m से मल्टीप्लाई कर दिया, उसमें n प्लस करता है, उसको उसमें n प्लस कर दिया। और इधर f ऑफ x इसकी इक्वल है, इसकी इक्वल है, वो वैसी वैल्यू लगा दी। अब सिंपली हमने इसको सॉल्व करना है, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर ओपन कर दिया हमने, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, इधर ये ऑलरेडी ऐसे कैसे ही है। तो आप इसके साथ कंपेयर करें कि कांस्टेंट मैंने अंदर मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट लैदा कर दिए, x रेज़ टू पावर 1/2 लैदा कर दिए, इधर भी x रेज़ टू पावर 1/2 है, इधर x की पावर 1 है, इधर भी x की पावर 1 है। अगर आप इसके कोएफिशिएंट्स के कंपेयर करें तो x रेज़ टू पावर 1 का कोएफिशिएंट m है, इधर x रेज़ टू पावर 1 का कोएफिशिएंट 1 है, तो m 1 के इक्वल होगा। और ये 4m ये कांस्टेंट देखिए 4m प्लस 1, 4m प्लस n इक्वल टू 1 है, तो m की वैल्यू 1 यहाँ पुट करें तो n की वैल्यू -3 निकल आती है। m और n हमने फाइंड आउट करना था, ये देखिए m और n की वैल्यू निकल आई है। जी क्वेश्चन नंबर 10 है, दो सर्कल दिए हुए हैं हमें, एक स्मॉलर सर्कल है, एक बिगर सर्कल है, इसमें एक शेडेड रीजन है, उसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या है, इसके साथ जो जो कर्व या लाइन इंटरसेक्ट करती है टच करती है, ये आर्क जो इसके साथ शेडेड रीजन के साथ दो आर्क टच करती हैं और ये लाइन, इनकी लेंथ निकाल के उसको बताना है, बस यही पेरीमीटर है। देखते हैं क्या कहता है। डायग्राम शो द सर्कल विद सेंटर ए। एक हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर ए है, रेडियस 5 है, और एंड अ सर्कल विद सेंटर बी, और एक सर्कल है जिसका सेंटर बी है और रेडियस उसका 8 है। स्मॉलर सर्कल का रेडियस 5 है और बिगर सर्कल का रेडियस 8 है। द सर्कल टच एट अ पॉइंट सी। ये दोनों सर्कल सी पॉइंट पर टच करते हैं, सो दैट ए सी बी एक स्ट्रेट लाइन है, टेंजेंट एट अ पॉइंट डी, और एक स्मॉलर सर्कल पर एक टेंजेंट लाइन है। ये एक टेंजेंट लाइन है, ठीक है, ये एक टेंजेंट लाइन है, टच करती हुई गुजर रही है डी पॉइंट पर। द टेंजेंट एट अ पॉइंट डी ऑन आ स्मॉलर सर्कल इंटरसेक्ट द लार्जर सर्कल। ये जो टेंजेंट है आगे जाकर लार्जर सर्कल को ई पर इंटरसेक्ट करती है एंड पासिस थ्रू बी, और आगे जाकर बी से पास करती है। अब ये है कि जो रेडियस इसका 8 है वही रेडियस, ये भी रेडियस ये भी 8 है यहाँ से यहाँ तक। ये अगर 5 है तो ये भी एक रेडियस है, ये भी 5 है। और अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप देखें तो आप पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएं, आपके पास ए बी
भी मालूम है, ए डी भी मालूम है, आप सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द बेस एंड द परपेंडिकुलर इज द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज करके देखते हैं तो ये आपके पास डी भी आपकी वैल्यू ये 12 निकल आती है। और अगर आप ये 12 है, 8 ये है और डी ई निकालना चाहें तो 12 में से 8 निकाल दें तो 4 आ जाता है, यानी ये लेंथ जो हमने पेरीमीटर का एक हिस्सा है हमारे पास ये 4 आ गया। अब ये 2 आर्क लेंथ चाहिए हमें, उसके लिए हमें एंगल भी चाहिए होता है, ये एंगल दोनों हमें एंगल चाहिए। तो आप ये देखें कॉस डी ए सी डी ए बी ये पूरा एक राइट एंगल ट्राइंगल का अगर आप निकालना चाहते हैं तो ये आपके पास बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर यानी कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज अगर आप करेंगे ये 13 हमारी ये पूरी हाइपोटेन्यूज बनती है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज ये हमारे पास एंगल निकल आता है आपका θ1, ठीक है। तो ये 5 ओवर 13 ये हमारे पास एक एंगल निकल आता है θ1 और इसी तरीके से ये एंगल हमारे पास आ गया θ1। अब इस एंगल को यहाँ हम θ2 कह देते हैं। तो ये 180 टोटल एंगल हमारा इंटीरियर एंगल राइट ट्राइंगल का 180 होता है। 180 में से ये 90 और ये एंगल आप माइनस कर दें तो आपके पास ये θ2 एंगल आ जाता है। अब पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन के लिए हमें आर्क लेंथ इसकी चाहिए, डी ई आपके पास आ चुका है, आर्क लेंथ ऑफ डी सी चाहिए, डी सी आर थीटा की इक्वल होता है आर्क लेंथ, और ये भी आर्क लेंथ चाहिए तो ये भी आर्क लेंथ आर थीटा की इक्वल होता है। ये है तो एंगल ये और रेडियस हम R1 लगाएंगे। ये अगर आर्क निकालना चाहते हैं तो एंगल हम θ2 और रेडियस R2 लगाएंगे। यहाँ हम एंगल और रेडियस पहले और दूसरे सर्कल का एंगल और रेडियस यूज करते हैं। R1 हमारे पास 5 है, एंगल θ1 ये है, प्लस R2 हमारे पास ये एंगल θ2 ये है। सिंपली इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास ये 13 हमारे पास ये एक पेरीमीटर आ जाता है। अच्छा, बी पार्ट देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, आप देखें कि इसका ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। आप ये देखें ये पूरे राइट एंगल ट्राइंगल है, इस पूरे राइट एंगल ट्राइंगल का अगर हम एरिया निकाल लें और ये सेक्टर एरिया निकाल के माइनस कर दें, ये भी सेक्टर एरिया निकाल के माइनस कर दें, तो पूरे राइट एंगल ट्राइंगल में से ये दोनों सेक्टर एरिया अगर निकल जाएं, तो हमारे पास फिर ये शेडेड रीजन ही रह जाता है। यानी कि हमने राइट एंगल ट्राइंगल में से हमने ये दो सेक्टर एरिया ऑफ द सेक्टर ये माइनस करने। आप देखते हैं पहले राइट एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल निकालते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस हमारे पास 5 है, हाइट 12 है वहाँ, तो ये पूरा एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल निकल आता है। सेक्टर एरिया ऑफ DAC, आप ये DAC इसका सेक्टर एरिया निकालना चाहते हैं तो हाफ आर स्क्वायर थीटा होता है। तो हाफ यहाँ आर रेडियस हमारे पास 5 है, थीटा ये है, तो थीटे की वैल्यू और रेडियस की वैल्यू हमने यहाँ लगा दी। अब इसका सेक्टर एरिया देखें, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ आर स्क्वायर थीटा, हाफ आर स्क्वायर थीटा करेंगे तो आर हमारे पास ये है, थीटा हमारे पास ये है, इसको कैलकुलेट किया। एरिया ऑफ द शेडेड अब कैसे निकालें, पूरे ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल में से दोनों सेक्टर एरिया हमने माइनस कर दिए, तो ये हमारे पास एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आ गया। देखते हैं अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इट इज गिवन दैट द कर्व हैज इक्वेशन दिस वेयर k इज कांस्टेंट। k एक कांस्टेंट है और इक्वेशन दी हुई है। फाइंड इन टर्म ऑफ k द वैल्यू ऑफ x एट विच देयर इज अ स्टेशनरी पॉइंट। इसका स्टेशनरी पॉइंट इन टर्म ऑफ x फाइंड आउट करना है। हमने इक्वेशन को रीराइट किया और स्टेशनरी पॉइंट निकालने का तरीका ये होता है कि आप इसको डिफरेंशिएट करें। हमने इसको सिंपली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया।
डिफरेंशिएट क्या है कि एक्सपोनेंट कोफिशिएंट बनती है और इसमें से एक लेस होता है, -1 में से एक और -1 हुआ तो -2 हो गया। बेस अगेन डिफरेंशिएट होती है, बेस 3x का 3 आ जाता है और k कांस्टेंट है और 3x का 3 आ गया। टू फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट पुट dy ओवर d ऑफ x, हमने dy और d ऑफ x को 0 के इक्वेट किया और सिंपली हमने x की वैल्यू अब फाइंड आउट करनी है। ये नेगेटिव वैल्यू की वजह से ये रेसिप्रोकल में चले जाता है, 3 को हम उधर ले जाते हैं, ये नेगेटिव हो जाता है, ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो गया, तो 3 से कैंसिल हो गया। और ये के अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं 3x माइनस के होल स्क्वायर है तो इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। अब ये देखें कि हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x इन टर्म ऑफ के हमने निकाल लिया, ये प्लस माइनस आ गया। इसकी दो वैल्यू निकलती है, एक प्लस में एक माइनस में, तो इन टर्म ऑफ के एक्स की वैल्यू हमारे पास निकल आई। ये स्टेशनरी पॉइंट है। इसका भी पार्ट है, द फंक्शन एफ हैज अ स्टेशनरी वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ए एंड इज डिफाइंड बाय दिस। ये फंक्शन दिया हुआ है, यानी फंक्शन की जो स्टेशनरी वैल्यू है वो उसको आपने ए कह देना है, एक्स की जो वैल्यू निकलती है उसको आपने ए एज्यूम कर लेना है। एंड इज डिफाइंड बाय, और ये उसने डिफाइन किया हुआ फंक्शन, मगर एक्स की वैल्यू जो है आपने ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 वाली लेनी है, जो इससे छोटी है वो नहीं लेनी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड डिटरमिन द नेचर ऑफ द स्टेशनरी वैल्यू। अब ए निकालो, ए क्या है, एक्स की जो वैल्यू निकलती है स्टेशनरी वैल्यू वो ए है। वो निकालने का क्या तरीका है, आप इसके साथ अगर कंपेयर करें तो यहाँ ये देखें कि जहाँ जहाँ के है वहाँ उसने 4 पुट कर दिया, जहाँ जहाँ के है वहाँ उसने 4 पुट कर दिया, तो के की वैल्यू 4 है। आपने जो स्टेशनरी वैल्यूज निकाली थी यहाँ वो तो हमने निकाल ली हुई है, तो के की जगह वो 4 पुट कर देते हैं। स्टेशनरी वैल्यूज का फार्मूला तो है हमारे पास पीछे, तो जहाँ जहाँ के है वहाँ वहाँ 4 पुट कर देते हैं, तो ए की वैल्यू 2 निकल आती है। हम सिंपली अब निकालना है नेचर ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट। अब इसकी नेचर निकालने के लिए जो पीछे आपने इसे डिफरेंशिएट किया हुआ है, ये हमने इसको सिंपली डिफरेंशिएट किया हुआ है पीछे, तो ये जो डिफरेंशियल है इसका dy और d ऑफ x, इसका जो डिफरेंशियल है इसको रेसिप्रोकल में ले जाएं तो ये ऐसा हो जाएगा। तो और उसकी जगह जहाँ जहाँ k है वहाँ वहाँ आप पुट कर दें 4, वहाँ जहाँ जहाँ k है वहाँ वहाँ 4 पुट कर दिया, तो ये फर्स्ट डिफरेंशियल की एक हमारे पास फॉर्मेट आ गई। यानी ये फर्स्ट डिफरेंशियल का जहाँ जहाँ के है वहाँ वहाँ 4 पुट कर दें, ये फर्स्ट डिफरेंशियल हमारे पास आ गया। इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, पावर जो है एक्सपोनेंट कोफिशिएंट बनती है और पावर में से एक लेस हो जाता है, बेस अगेन डिफरेंशिएट होती है, कांस्टेंट 0 होता है। तो ये हमारे पास सिंपली ये वैल्यू आ गई है। और यहाँ ऊपर आप देखें कि हमने x की जगह जहाँ जहाँ स्टेशनरी पॉइंट्स में k की जगह 4 पुट किया था, इसको सॉल्व किया था, ये x की वैल्यू एक 2 निकली, एक 2/3 निकली थी। 2/3 3/2 से क्योंकि छोटी है इसको हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हमने ये गिवन है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 वैल्यू लेनी है, तो x इजी, फिर इसको हम इग्नोर कर देते हैं और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। और जहाँ और इसको वो कहता है जो भी वैल्यू है उसको आपने a कह देना है। ये a की वैल्यू हमारे पास ये निकली है 2। अब ये देखें कि x की जगह आपने जहाँ x है वहाँ आप सेकंड डिफरेंशियल में 2 पुट कर दें और 2 पुट करके इसको वैल्यू देखें क्या ये ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है या इक्वल टू 0 है। ये ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा है, ये इसकी नेचर है। अगर लेस देन 0 होता तो मैक्सिमा होता। तो ये इसका बी पार्ट है। द फंक्शन g इज डिफाइंड बाय g ऑफ x। ये g ऑफ x हमें दिया हुआ है। डिटरमिन मेकिंग योर रीजन क्लियर whether g is an increasing function or decreasing function। देखें इंक्रीजिंग फंक्शन वो होता है जिसका डिफरेंशियल ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हो, और डिक्रीजिंग फंक्शन वो होता है जिसका डिफरेंशियल आप कुछ भी वैल्यू पुट करें लेस देन 0 है। जिन वैल्यूज़ पर हमारा डिफरेंशियल लेस देन 0 आता है x की, उन वैल्यूज़ पर हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। x की जिन वैल्यूज़ पर जिस रेंज में डिफरेंशियल ग्रेटर देन 0 आता है उस रेंज में हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होता है।
सपोज ये इस तरह से है तो इस ए से बी तक ये ऐसे कर लेते हैं, ए से सी तक हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है और सी से बी तक ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहाँ तक ये हमारा डिफरेंशियल जो कर्व का डिफरेंशियल होगा वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा और यहाँ तक जो डिफरेंशियल हमारा होगा वो लेस देन ज़ीरो होगा। तो ये हमारे पास देखते हैं कि सिंपली हमें पहले जो गिवन फंक्शन है उसका डिफरेंशियल लेना पड़ेगा। सिंपली हमने डिफरेंशियल लिया, अब इस फॉर्म में लिख दिया हमने। एक्स की मैं कुछ भी वैल्यू यहाँ पुट करूँ, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, ऊपर स्क्वायर है इसने पॉजिटिव होना ही है, तो पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव वैल्यू होती है, उसमें कोई पॉजिटिव वैल्यू प्लस हो जाए तो ये पॉजिटिव ही रहता है। ये डिफरेंशियल हमारा ऑलवेज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स ये पॉजिटिव ही है, तो ये फिर हमारा इंक्रीजिंग ही फंक्शन होगा। जी ऑफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव एट एनी वैल्यू ऑफ एक्स, सो जी ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ये हमारा पेपर कंप्लीट हो गया है। तो अब नेक्स्ट एक पेपर शुरू करते हैं इससे नेक्स्ट ईयर का। इंशाल्लाह आप इन टच रहिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।